गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आमरण पावल द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान, इस संरचनात्मक प्रकार्यात्मक स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल भी कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आमरण पावल के द्वारा जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच या मॉडल जो डेवलप किया गया है, दरअसल डेविड ईस्टन के पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल का इम्प्रूवमेंट। पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल में ज़्यादा फोकस जो है वह संरचना पे दिया गया था, जबकि यहाँ पर आमरण पावल पूरा फोकस प्रकार्य या फंक्शन पर रखते हैं। तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यवस्था में संरचनाएं सार्वभौमिक है। यूनिवर्सली स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन एवरी सिस्टम, और हर संरचना जो है कुछ कार्य करती है। कार्य इसलिए कि वो अपने आप को मेंटेन रखना चाहती है, स्टेबल रखना चाहती है। हर संरचना का जो काम है मल्टीपल है, मल्टी फंक्शनल है। ऑल स्ट्रक्चर्स आर मल्टी फंक्शनल एंड एट द सेम टाइम सेज दैट ऑल स्ट्रक्चर्स आर ऑफ मिक्स्ड कल्चर्स। कोई भी संरचना ऐसी नहीं है जो पूरी तरह आधुनिक हो या पूरी तरह जो है वो परंपरागत हो। सभी संरचनाएं कुछ कार्य करती हैं। ये कार्य से ही जो है हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सी संरचना किस व्यवस्था का हिस्सा है। हर एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है। एक समय में वो एक काम कर रही, दूसरे समय में वो दूसरा कार्य करती है, तो मल्टी फंक्शनल होती है। तो कुल मिलाकर के आमरण पावल कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यवस्था में जो है संरचनाएं होती हैं, और संरचनाएं अपने आप को बनाए रखने के लिए, उसके अनुरूप अनुकूलन करने के लिए कुछ आवश्यक कार्यों को अंजाम देती है, जो उसे व्यवस्था में बनाए रखता है और गतिमान रखता है। दरअसल संरचनात्मक प्रकार्यात्मक स्ट्रक्चरल मॉडल के 3 लेवल हैं, 3 चरण हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से डेविड ईस्टन ने संरचना जो है पॉलिटिकल सिस्टम के 3 चरण की बात की थी, और उसको आगत निर्गत व्यवस्था भी कहते हैं, जैसे आगत, रूपांतरण और निर्गत या निकास। ये 3 लेवल हैं। ठीक यहाँ पर जो है दोनों के बीच पैरेलल है, दोनों के बीच समानता है। दोनों ही कहते हैं कि व्यवस्था जो है, राजनीतिक व्यवस्था खास करके, वो अपने इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, जो एम्बियंस है, जो राष्ट्र है या समाज है, अंतर्राष्ट्रीय एम्बियंस है, इससे जो है आगत ग्रहण करती है। आगत को जो है राजनीतिक व्यवस्था में अपनी क्षमता के अनुरूप मिलान करके उसका रूपांतरण किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है, और कन्वर्जन के पश्चात जो है जो चीज़ बाहर निकलती है उसको निर्गत कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत रिमार्केबल है कि डेविड ईस्टन ने जो इनपुट आउटपुट मॉडल दिया था, उसमें उन्होंने फीडबैक भी जोड़ा था। कहा था कि जो निर्गत है, निर्गत या आउटपुट जो समाज के सामने आता है, तब समाज में उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। ये प्रतिक्रिया, रिएक्शन आइदर कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है। सकारात्मक उनके लिए जिनके पक्ष में है, जिनकी आवश्यकताओं को, आकांक्षाओं को पूरा करती है, जिनके लिए बनाई गई, जिनको टारगेट किया गया है, उन्हें सुकून है। लेकिन जिसको इससे या तो कोई लाभ नहीं हो रहा है या उनका नुकसान हो रहा है, तो उनकी विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। और ये दोनों ही जो है प्रतिक्रिया, सकारात्मक नकारात्मक, ये फीडबैक या प्रतिसंवरण के माध्यम से फिर आगत के रूप में व्यवस्था में पहुंचती है। व्यवस्था के सामने अब ये निर्णय करना होता है कि यह जो फीडबैक है, जो प्रतिक्रिया है, वो अधिक सकारात्मक है या अधिक नकारात्मक है। यदि अधिक नकारात्मक है तो पॉलिटिकल सिस्टम पे स्ट्रेस है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए उसे पुनः जो है अपने नीतियों में बदलाव या निर्गत में बदलाव करने की आवश्यकता। तो इस तरह से एक साइक्लिकल प्रोसेस है जो चलता रहता है। लेकिन आमरण पावल ने जो अपने सामने प्रतिमान रखा है, जो मॉडल रखा है, उसमें फीडबैक इज मिसिंग। इसमें प्रतिसंवरण की कोई गुंजाइश नहीं है। वो केवल एक व्यवस्था के कार्य करने के तरीकों के आधार पर आधारित है। तो वो भी जो है 3 चरण की बात करते हैं। हम पहले चरण से शुरुआत करें। पहले चरण में वो कहते हैं कि आगत है, निवेश है,
है ना, इनपुट है, इन्वेस्टमेंट है। और ये जो है 4 प्रकार की होती हैं। उन्होंने कहा कि जो है वातावरण से, समाज से, राष्ट्र से, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से, जो भी है, जो जिसके भीतर जो है पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, से जो है 4 प्रकार के जो 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 इनपुट हैं वो जो है प्राप्त करता है। डेविड स्टर्न ने 2 इनपुट की बात की थी। एक उनका डिमांड्स एंड सपोर्ट था। यहाँ पर उसे 4 भागों में बांटता है। पहला है राजनीतिक समाजीकरण एंड राजनीतिक भर्ती, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। यहाँ पर एक बात लिखनी है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात करता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मेंबर को राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अनुकूल बनाया जाता है। उसके भीतर उन मूल्यों को भरने का प्रयास किया जाता है, सकारात्मक मूल्यों को, जिसके माध्यम से वो अपने राजनीतिक व्यवस्था की उपयोगिता को आत्मसात करता है और उसे अपने लिए और समाज के लिए उपयोगी समझता है और उसका समर्थन करता है, या दूसरी प्रकार से उसके विपरीत मूल्यों को ग्रहण करता है और अपने राजनीतिक व्यवस्था का विरोधी हो जाता है। जैसी भी स्थिति है, इसको हम राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं, जिसमें जो है एक व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपने विचार, अपने मत का निर्माण करता है और उसके अनुरूप व्यवहार करने बात करता है। ये बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे इस तरह हैं जो इनमें भाग लेते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको वो कहता है, संरचना कहता है। उसमें पहली है फैमिली, जो है फैमिली स्ट्रक्चर्स। दूसरा है स्कूली शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा। फिर जब व्यक्ति अब वहाँ से निकल करके किसी प्रोफेशन में जाता है तो वहाँ और उनका वातावरण, उसमें जो पीयर ग्रुप्स हैं वो, और उसके बाद जो है समाज में विभिन्न प्रकार के जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो व्याप्त हैं, जिसको विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो शिक्षण संस्था के माध्यम से हो या धार्मिक संगठन के माध्यम से हो या अन्य प्रकार के समाज में बिखरे हुए विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन हैं, उनके माध्यम से। तो इस प्रकार की मूल्यों का जो है वह जो है प्रचार प्रसार विस्तार होता रहता है और लोग उसके साथ जुड़ते रहते हैं या उसके विरोध में होते हैं, जो इसको हम राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के साथ जुड़ी हुई राजनीतिक भर्ती पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट दरअसल उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें लोग सक्रिय रूप से किसी संगठन या दल का हिस्सा बनते हैं, और या तो वो सरकार के समर्थन में होते हैं, व्यवस्था के समर्थन में होते हैं, या व्यवस्था के विरोध में। तो राजनीतिक भर्ती जो है उसका ही एक कंटिन्यूअस पार्ट है। दूसरा जो हिस्सा है वो है हित स्पष्टीकरण, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन किसी भी समाज में जो है जो किया जाता है, उसका प्रमुख एजेंसी जो है वह है इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप्स। ये जो है हर राजनीतिक व्यवस्था में पाई जाती है, ऐसा मानना है अमर पाउल का कि हर राजनीतिक व्यवस्था में पाई जाती है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ का कोई मतलब नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षाओं का कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए सिमिलर काइंड ऑफ जो नेसेसिटी होती है, जो आवश्यकता होती है, या सिमिलर काइंड के व्यूज़ होते हैं, उसको जो है एक मंच से सशक्त रूप से प्रकट करने के लिए ग्रुप तैयार होता है, जिसको कहते हैं ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, समूह। और ये हित समूह होते हैं जो, और जब राजनीतिक व्यवस्था पर ये दबाव डालते हैं तो ये जो है दबाव समूह बन जाते हैं। आमन पाल कहता है कि 4 प्रकार की कैटेगरी देखने को मिलती है। एक तो संस्थागत, किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो इसके कारण जो है उसके इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाते हैं, संस्थागत दबाव समूह होते हैं। सामुदायिक दबाव समूह तो किसी समुदाय के हिस्सा हैं, एक प्रोफेशन के आधार पे हो जा या अन्य किसी आधार पे हो, समुदाय का हिस्सा होते हैं। गैर सामुदायिक हैं, जो कुछ गिवन ओल्ड ट्रेडिशनल जो है बेसिस होती है, जिसपे जो है लोग एकत्रित होते हैं। और फिर जो है एनोमिक या प्रदर्शनात्मक, अचानक किसी मुद्दे को लेकर के लोग इकट्ठे होते हैं, सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने के लिए कुछ तरीके अपनाते हैं, और सरकार जब मांगों को मान लेती है तो अपने आप जो है वो समूह विघटित हो जाते हैं। इस तरह से हित को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप्स विभिन्न प्रकार के हितों को राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करते हैं। इन सभी हितों को क्रमबद्ध करके, सिस्टमेटाइज करके,
उसे एग्रीगेट करके, इसको एग्रीगेशन भी कहते हैं, समूहीकरण कहते हैं, एक पॉलिसी का रूप देते हैं, एक कार्यक्रम का रूप देते हैं। ये कार्य जो है मुख्य रूप से राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है। और राजनीतिक दल समाज में बहुत सारे होते हैं, विभिन्न जो है उसके आधार हैं। सबसे प्रमुख आधार है कार्यक्रम या विचारधारा के आधार पर, जिसमें एक और जो है दक्षिणपंथी जो अनुदारवादी दल होते हैं, दूसरी तरफ जो है अल्ट्रा वामपंथी जो बिल्कुल व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं, इस तरह। और बीच में सेंट्रिस्ट टाइप ऑफ फॉर्मेशंस होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं। ये सभी लोग अपने अपने विचारधारा के अनुसार व्यक्त किए गए जो हित हैं उनको अपने अपने हिसाब से नीतियों का रूप देते हैं, और जो सत्ता में होते हैं उन्हें वो लागू करने का प्रयास करते हैं, और जो सत्ता के बाहर होते हैं वह उनके माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया में सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, और जो सत्ता में होते हैं उन पर दबाव डालते हैं कि उन जो है नीतियों को लागू किया जाए। चौथा जो आगत है, जो इनपुट है, वो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, राजनीतिक संचार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को जो व्यवस्था के साथ जुड़ती है वो राजनीतिक संचार है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। और इसमें जो है मीडिया का, विभिन्न प्रकार की मीडिया आज के दिनों में है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या ऑडियो विजुअल मीडिया हो या फिर फिल्म हो या ड्रामा हो, या इस तरह तरह के बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से संचार जो है, कम्युनिकेशन जो है सत्ता, समाज और नागरिकों के मध्य होता है। और इस तरह से वो सभी लोग एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों का। तो ये राजनीतिक संचार जो है एक आगत है जो राजनीतिक व्यवस्था को, जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था को आगत प्राप्त होती है। अब आगत जब प्राप्त हो जाती है उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था जो है उन सभी आगत को एकत्रित करके अपने पास उपलब्ध संसाधनों के साथ मैच करती है। साथ ही साथ उनका दृष्टिकोण, जैसा कि पहले डेविड स्टर्न ने कहा था, कि वो इस बात की ओर जो है ज़्यादा ध्यान देती है कि कौन सी मांगों को या कौन से आगत को मानने से उनकी व्यवस्था को आगे निरंतर बने रहने में ज़्यादा सहायता मिलेगी। इन सारी कंसिडरेशन के आधार पर जो है आगत का रूपांतरण कार्य प्रारंभ होता है, कन्वर्जन प्रोसेस प्रारंभ होता है, और जो है नीतियों के रूप में जो है निवेश बाहर आता है। तो निवेश के संदर्भ में वो कहते हैं तीन प्रकार की निवेश हमें देखने को मिलते हैं। पहले और सबसे प्रमुख तो है नियम निर्माण या नीति निर्माण। नियम निर्माण या नीति निर्माण, जो भी वर्ग से, जिस भी क्षेत्र से, जिस भी समूह से मांगे उठ करके जो है पूरे पर्यावरण के कोने कोने से जो मांगे उठ करके आई है, उनके संदर्भ में कौन से मांगों को मानना है और उन मांगों के अनुरूप कौन सी नीतियां अपनानी है, कौन से नियम बनाने हैं, इसका जो कार्य है वो नियम निर्माण का है। इससे कहना, इसको जो है कानून निर्माण की बात करते हैं, नियम निर्माण की बात कहते हैं, निर्णय निर्माण की बात करते हैं। इसमें जो संरचना राजनीतिक व्यवस्था की लगी है वो विधायी संरचना है। हर देश में विधायिका दिखाई देती है जो इस कार्य को अंजाम देती है। दूसरा जो है कार्यपालिका है, जो इन नीतियों को, इन नियमों को लागू करने का काम करती है। और कार्यपालिका जो है वो अस्थायी और अस्थायी दो कार्यपालिकाओं से मिलकर के बनती हुई दिखाई देती है। ब्यूरोक्रेसी इसका बड़ा भाग है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है उसका छोटा भाग है, और दोनों मिल करके इन नीतियों को धरातल तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाती है। इसमें ऊपर से नीचे तक ब्यूरोक्रेसी की जो है बहुत बड़ी एजेंसी काम करती है, और ये सभी मिल करके जो है निर्गत के इस भाग को धरातल पर लागू करने का काम करते हैं, और इंटेंडेड ग्रुप तक जो है पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कौन से नियम किस लिए बनाए गए, नीतियों का क्या अर्थ है, नियमों का क्या अर्थ है, उपनियमों का क्या अर्थ है। तो इस संदर्भ में जो निर्णय लेने वाली एक संस्था बनाई जाती है वो है न्यायिक कार्य करती है, उसको कहते हैं जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल अपैरेटस है, जिसके द्वारा जो है ये काम किया जाता है। तो इस प्रकार से आमन पावल कहते हैं कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन इस बात के आधार पर किया जा सकता है कि उस राज्य, उस व्यवस्था में, उस देश में
में जो सामाजिक पर्यावरण है, उस सामाजिक पर्यावरण में आगत किस प्रकार से जो है व्यक्त किए जा रहे हैं, आगत किस प्रकार का है, जिस प्रकार का आगत होगा उस प्रकार के निर्गत हमारे सामने आते हैं। और इस प्रकार से इस आगत निर्गत के आधार पर हम किसी भी व्यवस्था के क्रियान्वयन का या उसका मूल्यांकन, उसके संचालन का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो किस दिशा में चल रहा है। इसमें कुछ आलोचनाएं हैं, बहुत ही कॉमन सी आलोचनाएं की जाती है। सबसे पहले आलोचना जो की जाती है कि नॉर्मन पावल ने संरचना से ज़्यादा महत्व जो है प्रकार्य को दिया है, फंक्शंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, जबकि उन्हें संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना संरचना के हम फंक्शंस की कल्पना नहीं कर सकते। संरचना है तब जो है फंक्शन या प्रकार्य है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रकार्य को पहले रखा है और प्रकार्य के आधार पर संरचना की पहचान करते हैं। दूसरा जो है कहा जाता है कि ये यथास्थितिवादी या परिवर्तन विरोधी अप्रोच है, मॉडल है। इसमें परिवर्तन की कोई बात नहीं करता, चेंज की बात नहीं करते, केवल इतना एनालिसिस या इतनी विवेचना करता है कि कोई देश में कोई राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है। और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका है इन कहने का भाई कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन करना है तो पहले आप सामाजिक पर्यावरण जो है, सोशल इन्वायरमेंट में देखें किस प्रकार की संस्थाएं हैं, वहाँ पर सामाजिकरण के लिए क्या किया जा रहा है, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, वहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप किस प्रकार के हैं, कितने हैं, किस प्रकार की मांग को रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पर राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या नेचर है, किस प्रकार की हैं। और तो इस तरह का मूल्यांकन करके और फिर उसी के आधार पर जो है मांगों का रूपांतरण करके राजनीतिक व्यवस्था अपना कार्य करती है। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कहा जाता है, परंतु ये इसमें कहीं भी व्यवस्था के कमियों को उजागर करने का या व्यवस्था की प्रकृति, व्यवस्था का उद्देश्य क्या है और वो उचित है या अनुचित है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं है, और परिवर्तन की आवश्यकता यदि है तो किस प्रकार के, इसकी कोई बात नहीं करता। तीसरी चीज़ या आलोचना में कही जाती कि ये यूरोपीय अमेरिकी केंद्रित प्रतिमान है। इसमें जितनी बातें सामाजिक पर्यावरण के लिए कही गई है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये सारी एडवांस कंट्रीज़ में पाई जाती है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इन कार्यों को या तो किया ही नहीं जाता है या फिर इनका बहुत ही विभत्स रूप हमारे सामने आता है। परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था में तो समाज का राजनीतिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वहाँ पर बहुत ही न्यून अंतःक्रिया जो है राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक पर्यावरण के बीच होती है। इसलिए ये प्रतिमान से हम परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन नहीं कर सकते। गतिशीलता का अभाव है, यह भी कहा जाता है कि इसमें डायनामिज्म नहीं है, क्योंकि हम जो है एक मानव समाज में रह रहे हैं। मानव समाज इस आधार पर टिका हुआ है कि हमें बेहतर से बेहतर जीवन की तलाश है, और बेहतर से बेहतर जीवन की तलाश में हम एक दिशा ढूंढते हैं, और दिशा देने वाले जो 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 आधार हैं वो जो है वो सार्वभौमिक आदर्श हैं, मूल्य हैं, वो हमें दिशा देते हैं कि हमें किस ओर जाना है, हमारे जीवन को किस तरह का बेहतर बनाना है। हमें केवल भौतिकवादी सुख चाहिए या आध्यात्मिक नैतिक उन्नयन भी चाहिए, सारी चीज़ों को मिला करके हम दिशा तय करते हैं। तो यहाँ पर जो है मूल्यों की, नैतिकता की कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। इसलिए एक इसमें कोई दिशा नहीं है, कोई गतिशीलता नहीं है, दिशाहीनता दिखाई देती है। तो इस तरह यह आलोचना की जाती है, परंतु आमरण पावल के इस प्रतिमान से एक बहुत ही उपयोगी प्रतिमान है जिसका विकास किया गया है, और इससे हम जो है ये इसका प्रयोग बहुत व्यापक रूप से राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए किया जाता है। आज इतना ही, तो हम जो है नेक्स्ट क्लास